Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we will go through the topic origin of life on earth under the chapter heredity and evolution. And this is the last class for this chapter, and today this chapter will get finished. Origin of life on earth. The origin of life on earth was occurred through chemical synthesis or formation and coming together of biochemicals. This is called as theory of chemical origin of life, and this theory was given by two famous scientists, Oparin and Haldane. According to this theory, at the time of formation of earth, lighter elements present on the surface were in their atomic size. For example, hydrogen, carbon, nitrogen and oxygen, which the slight lowering of surface temperature of the lighter elements interacted and formed water, methane, ammonia and carbon dioxide. तो according to theory of chemical origin of life, जो कि दो फेमस साइंटिस्ट ओपरिन और हेल्डेन ने दिया था, तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड, एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज वेरी मच हाई. तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो एट दैट टाइम जो कुछ भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे दे वर इन द एटॉमिक साइज, जैसे कि हाइड्रोजन था या कार्बन था या नाइट्रोजन था या ऑक्सीजन था, वो सभी अभी उस समय अभी अपने एटॉमिक साइज में थे. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर होने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा, वैसे वैसे ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे और इंटरेक्ट करके वाटर बनाए, मीथेन बनाए, एमोनिया बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए. और इस समय को हम लोग बोलते थे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. फर्दर मीथेन, ammonia, hydrogen and other molecules interacted to form sugar, amino acid, fatty acid, nucleotide bases, and these are the basis of life as we know. तो यानी कि जो फ्री एटॉमिक थे या फ्री एटम्स थे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, वो आपस में रिएक्ट करके मीथेन, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाए. और लेटर ऑन जब और फर्दर टेम्परेचर गिरा अर्थ का, तो वाटर, मीथेन, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट किए, जिससे कि लाइफ का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सच एज शुगर, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी बने. उसके बाद लाइफ के जो ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं वो एग्रीगेट हुए और बना कोसरवेट्स, जिसको बोलते हैं प्रोटोसेल्स या बोलते हैं प्रिमिटिव सेल्स. तो इस तरह से पहला सेल अर्थ पे बना. तो ये एक थ्योरी थी, इट वाज नॉट प्रैक्टिकली अप्रूव्ड एंड इट वाज गिवन बाय ओपरिन एंड हेल्डेन कि इस तरह से पहला सेल अर्थ पे बना होगा. और फिर उस सेल के डेवलपमेंट से फर्दर यूनिसेलर एंड देन मल्टीसेलर, simpler form of life and then complex form of life has evolved on the earth. इसी चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूफ किया दो साइंटिस्ट ने. तो दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर ओपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी. तो ओपरिन और हेल्डेन ने केवल थ्योरी दी थी, उसको दो अलग साइंटिस्ट दैट इज़ म्यूलर एंड यूरे, मिलर एंड यूरे ने उसको साइंटिफिकली कह लीजिए या प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, तब जाके अर्थ पे पहला सेल बना होगा. उन्होंने जो सेटअप आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही सेटअप उन्होंने अपने लैब में क्रिएट किया. और क्या किया उन्होंने, तो दे असेंबल्ड एंड ऑपरेट to prove conditions similar to those of the early earth. तो बिल्कुल उन्होंने
अपने सेटअप में ऐसा टेम्परेचर क्रिएट किया और वो सारे कंडीशंस लेके आए जो कि अर्ली अर्थ पे था. They took mixture of ammonia, methane, hydrogen and water and exploded it to electric spark, हीटिंग एंड कूलिंग. तो जैसा अर्थ के शुरुआती दौर में हुआ, अर्थ फॉर्मेशन के शुरुआती दौर में हुआ कि ढेर सारे इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब कि लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियली उसको दिया गया, हीटिंग दिया गया, कूलिंग दिया गया. जैसे जैसे धीरे धीरे कूल हुआ अर्थ, वैसा ही यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट शो किया गया. और वो सारा रिएक्शन करने के बाद आफ्टर 1 वीक दे फाउंड द एमिनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स एज अ रिजल्ट. जो कि ओपरिन और हेल्डेन ने अपने थ्योरी में बताया था कि टेम्परेचर कम होते चला गया और रिएक्शन होते चले गए और एट लास्ट जो रिज़ल्ट आया वो बेसिक सब्सटेंसेस मिले लाइफ वाले. तो वही सब्सटेंसेस यहाँ भी मिले जब उन्होंने लैब में प्रैक्टिकल किया. तो इस तरह से ओपरिन और हेल्डेन को प्रैक्टिकली भी अप्रूव्ड कर दिया गया कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सही है और अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन बिल्कुल इसी तरीके से हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशिएशन. व्हाट इज स्पेशिएशन? स्पेशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज from an existing species due to reproductive isolation of the species of its population. तो क्या है स्पेशिएशन? स्पेशिएशन एक नए स्पीसीज़ का ओरिजिन है. कहाँ से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, पहले से ही जो स्पीसीज़ है उसी में से एक नए स्पीसीज़ का बनना ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहने का मतलब है कि एक पूरा पॉपुलेशन है, उसमें से एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनीवेयर और वो अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से नहीं मेट कर पा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. तो जब वो क्रॉसिंग करेंगे तो वहाँ पे जो नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे दे विल बी एज अ न्यू स्पीसीज विथ न्यू फीचर्स. For speciation to occur, the gene pool of the section of the population should separate from the rest. It should in stop of the gene flow, genetic drift, accumulation of variation, and operation of natural selection. Some of these effects do not allow the subpopulation to breed with the parent population. तो ये नए स्पीसीज बनते कैसे हैं? जब एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो जाता है, जिससे कि जेनेटिक फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट रुक जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन रुक जाता है. तो इस तरह से वो बिल्कुल एक सब पॉपुलेशन हो जाते हैं. और सब पॉपुलेशन जब क्रॉस करते हैं तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं उसमें कुछ म्यूटेशन के थ्रू नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. और ये जो नए ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्रॉस नहीं कर पाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि नया स्पीसीज क्रिएट हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन. द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ two populations to interbreed due to differences in the reproductive organs, behavior, mating time is called reproductive isolation. Now methods for reproductive isolation. अब reproductive isolation आता कैसे है? तो पहला है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर मीन्स हो गया कि जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग हो गए. कैसे अलग हो गए? दैट इज़ ड्यू टू एनी रिवर, ड्यू टू एनी माउंटेन और रिफ्ट और वैली. तो इसके चलते वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और जब मिल नहीं पाएंगे तो वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर पाएंगे और जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो आपस में ही क्रॉस करना शुरू करेंगे जिससे कि नए पॉपुलेशन का क्रिएशन होगा. दूसरा है म्यूटेशन. तो व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन इज़ change in the base of DNA or change in the structure of gene. तो इस जीन जब चेंज होगा या बेस जब चेंज होंगे तो दैट विल ऑल्सो चेंज द अपकमिंग स्पीसीज. नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करेगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या पहले ही देखते हैं. तो इट इज़ द रैंडम चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी. किसी भी पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी अगर रैंडमली चेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. द फिक्स्ड एलेलीज, जो फिक्स्ड जीन्स हैं, मे और मे नॉट हैव एडेप्टिव वैल्यू. उनकी एडेप्टिव वैल्यू हो या ना हो. चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर.
एंड म्यूटेशन इन दिस पॉपुलेशन प्रोड्यूस न्यू एललीज। तो इस तरह से नए एललीज बनते हैं और फिर एक नया स्पीसीज क्रिएट होता है जिसको हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के, और इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के चलते नए स्पीसीज का क्रिएशन होता है जिसको हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। नाउ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन इस तरीके से करते हैं कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करे। तो क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of similarities and dissimilarities and placing them in a hierarchy that brings out their relationship। तो इवोल्यूशन के बाद जितने भी स्पीसीज़ का क्रिएशन हुआ है उन सभी स्पीसीज़ को इस तरीके से क्रमबद्ध करना, इस तरीके से क्लासीफाई करना कि वो अपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ना खोएं। So this how evolution and classification are interlinked. Classification shows how closely organisms are related with respect to evolution. It is based on the assumption that each organism has descended from its ancestral type with some modification. Classification ये भी शो करता है कि जो भी नए स्पीसीज आए हैं वो अपने पिछले एंसेस्टर से कुछ न कुछ मॉडिफाइड होके आए हैं। The more closely two species are related, the more recent will their common ancestors. Tigers and leopards are closely related species. They have evolved from a common ancestor. तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। Now tracing evolutionary relationship. Evolutionary relationship जो कि क्लासिफिकेशन शो करता है, रिवर्स करता है, उसको हम कैसे ट्रेस करते हैं या कैसे स्टडी करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर्स कौन है। तो इट कैन बी डन बाय कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। 3 तरीके हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मीन्स होता है स्टडी ऑफ द आउटर फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बाहर के फीचर्स को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियोज की स्टडी करेंगे तो वहाँ से भी पता चलेगा कि कौन किसके एंसेस्टर्स हैं। और फॉसिल्स, योर नोइंग फॉसिल्स का स्टडी करेंगे तो वो भी बताएगा कि क्या इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। तो इसको देखते हैं हम लोग। कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में सबसे पहला जो आता है वो आता है होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं? ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि फंक्शनली डिसिमिलर हैं बट स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। मीन्स द ऑर्गन्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच हैव similar structure, means their structure is similar, internal structure is similar, their origin is similar, but their function is different. तो such organs are called homologous organs। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 limbs of man, cat, whale and bat। तो अगर हम देखें अपने हाथों को देख लें, 4 limbs मतलब हमारे जो हाथ हैं वो, कैट का 4 limbs मतलब उनके आगे के 2 पैर, और वेल्स में भी आगे के 2 जो लिम्स हैं वो, और बैट में भी आगे के जो लिम्स हैं वो। तो अगर इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन की बात करते हैं तो मैन का जो 4 लिम्स है दैट इज़ मॉडिफाइड एज हैंड। हमारे जो 4 लिम्स हैं वो हाथ में मॉडिफाइड हैं। कैट के जो 4 लिम्स हैं वो लेग्स में मॉडिफाइड हैं, वो वॉक करने के लिए यूज़ करती है। वेल का जो 4 लिम्स है वो फ्लिपर्स में मॉडिफाइड है, वो स्विम करने के लिए यूज़ करता है। और बैट के जो 4 लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड एज विंग्स, वो उड़ने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है 4 लिम्स का अलग अलग स्पीसीज़ में बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। अब कुछ प्लांट्स में देख लेते हैं। तो प्लांट्स में अगर थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और ट्रेंडल्स ऑफ कुकुरबिता मीन्स कुकुम्बर जो है, तो बोथ आर हैविंग सेम सिमिलर स्ट्रक्चर, मीन्स बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। जो थॉर्न्स हैं, जो कांटे हैं बोगनविलिया प्लांट में वो, या
जो टेंड्रिल्स हैं कुकुम्बर्स में वो दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं, यानी कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न्स जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, वो प्रोटेक्शन देता है ग्रेजिंग एनिमल्स से, जबकि टेंड्रिल कुकुम्बर्स को अपने ऊपर चढ़ने में उसको हेल्प करता है, जो अपना सपोर्ट है उसके हेल्प से ऊपर जाने में ऊपर जाने में हेल्प करता है। नाउ एनालॉगस ऑर्गन्स दूसरा एग्जांपल है जो कंप्यूटर एनाटॉमी में हेल्प करता है। तो द ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा किसका, होमोलॉगस का अपोजिट। अब यहाँ क्या होगा, फंक्शन सिमिलर होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, तो दोनों विंग्स हैं यानी कि दोनों का फंक्शन सेम है। जो विंग्स हैं बर्ड्स के या बटरफ्लाई के, दोनों उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बर्ड्स का जो विंग्स है वो लिटिल बिट बोनी होता है, जबकि बटरफ्लाई का जो विंग्स है वो मेम्ब्रेनस होता है। मीन्स ओरिजिन या स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एकदम सेम है। दोनों के जो विंग्स हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। प्लांट में देख लेते हैं एग्जांपल। स्वीट पोटैटो है और पोटैटो है, दोनों फूड आइटम्स हैं, मतलब फंक्शन सेम है। दे स्टोर्ड फूड एंड दे आर यूज्ड एज फूड। लेकिन अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह से यहाँ ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो दिस हाउ दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स। थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो दे आर रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल ऑर्गन present in some organisms which correspond to fully developed and functional organs in related organisms। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल थे बट अब वो फंक्शनल नहीं हैं, यानी नॉन फंक्शनल हैं, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सच एज निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, बॉडी हेयर्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ। Now second method, that is comparative embryology. So comparative study of stages of embryonic development of animals reveals that in their early stages they were similar। तो अगर हम एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोस की स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं एम्ब्रियोस के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, वो कोई ना कोई स्टेज सेम होता है। इसका मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री है। तो द एम्ब्रॉनिक स्टेजेस रिफ्लेक्ट द एंसेस्ट्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एम्ब्रॉनिक स्टेजेस जो है वो एंसेस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हैं तो हमको पता चलेगा कि ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सर्टेन स्टेजेस पर हमको गिल्स मिलते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि फिश जो है कभी ना कभी हमारा एंसेस्टर्स रहा होगा या बाकी मैमल्स के एंसेस्टर्स रहे होंगे। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द पास्ट। स्पेलिंग को आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ ईमेल हो गया है, दैट इज रिमेन। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द पास्ट। फॉसिल्स बचे हुए बोन्स हैं या हॉर्न्स हैं जो कि पहले ऑर्गेनिजम्स होते थे उनके। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी एंड वन हु स्टडी फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटियोलॉजिस्ट। और इन सभी की स्टडी से एक फॉसिल्स हमको मिला, दैट इज़ फॉसिल ऑफ आर्चियोपैट्रिक्स। तो आर्चियोपैट्रिक्स फॉसिल्स के स्टडी से ये पता चला कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्लोजली रिलेटेड हैं। मीन्स आर्चियोपैट्रिक्स एक ब्रिज है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, कनेक्टिंग लिंक है। आर्चियोपैट्रिक्स को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स, क्योंकि आर्चियोपैट्रिक्स कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के भी शो करता है और कुछ फीचर्स बर्ड के भी शो करता है। तो क्या फीचर्स हैं? इट हैज़ बीक एंड फीदर्स लाइक बर्ड एंड दे हैव क्लॉज ऑन द विंग्स एंड हैज़ अ बॉनी टेल लाइक रेप्टाइल्स। तो ये शो करता है कि बर्ड्स हैज़ इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, मीन्स द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स आर रेप्टाइल्स।
तो इस तरह से फॉसिल्स भी हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करता है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने के लिए दो तरीके हैं, एक है रिलेटिव डेटिंग और दूसरा है एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग मीन्स जस्ट अंदाज लगाना कि कौन सा फॉसिल कितना पुराना हो सकता है। तो जनरली हम जानते हैं कि फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर बाय लेयर होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जितना नीचे कोई फॉसिल्स मिलेगा वो फॉसिल्स उतना ही पुराना होगा, जितना ऊपर मिलेगा वो फॉसिल उतना ही नया होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव डेटिंग। और एब्सोल्यूट डेटिंग में हम एब्सोल्यूट डेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स। द फॉसिल कंटेन्स रॉक, जो फॉसिल्स जिस रॉक में है दैट इज़ एनालाइज्ड फॉर यूरेनियम एंड लेड, रेडियो एक्टिव पोटेशियम एंड आर्गन और कंटेंट ऑफ C14। तो इससे हमको जो C14 मेथड है इससे हमको रिसेंट फॉसिल्स का एजेस मिलता है। लेकिन ऐसे फॉसिल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एज के हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए यूरेनियम लेड डेटिंग करेंगे या पोटेशियम आर्गन डेटिंग करेंगे। तो इससे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स वाली फॉसिल्स हैं उनका भी एज पता चल जाएगा। तो हम अगर एज जानना चाहते हैं कि फॉसिल्स का एज क्या है तो ये दो मेथड हैं, रिलेटिव डेटिंग एंड एब्सोल्यूट डेटिंग। नाउ इवोल्यूशन अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर इवोल्यूशन को हम लोग सोचते हैं कि ऑल ऑफ सडन हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे करके एक नया स्पीसीज़ बनता है एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू अ स्पीसीज टू गेट इवॉल्व फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। तो इवोल्यूशन इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व सडनली, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अचानक से इवॉल्व नहीं हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इवॉल्व इन ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली ओवर जनरेशन। हम अगर अपने ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ऑर्गन्स भी धीरे 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 कई जनरेशन्स में इवॉल्व होते होते तब जाके वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनता है। पहले सिंपल ऑर्गन्स रहते हैं और वही धीरे धीरे इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनता है। बेस्ट एग्जांपल है आइज़ इन प्लेनेरिया। अगर हम प्लेनेरिया के आइज़ को देखते हैं तो दैट इज़ जस्ट अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर। और आज का जो कॉम्प्लेक्स आई है या फिर जो सिंपल हमारा डेवलप्ड आई है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो जो अर्ली स्पॉट लाइक आई था वो किस काम का था, वो फोटो सेंसिटिव था नेचर में, या अभी भी प्लेनेरिया में वही है, तो वो फोटो सेंसिटिव है। और हम अपने आई से क्या कर सकते हैं, वो और ज़्यादा मॉडिफाइड है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा व्यू, हम पूरे इन्वायरमेंट का व्यू ले सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। वो केवल लाइट को महसूस कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को महसूस कर सकते हैं उसके थ्रू, बट हम अपने इन्वायरमेंट को देख सकते हैं। तो ये है इवोल्यूशन का रिजल्ट। और जो इवोल्यूशन होता है ऐसा नहीं है कि पहले स्पॉट लाइक आई था और ऑल ऑफ सडन कॉम्प्लेक्स आई में चेंज हो गया, या फिर हमारे जैसे सिंपल आइज बन गए। उसके बीच में भी स्टेजेस आता है जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेजेस। तो इंटरमीडिएट स्टेजेस भी यूज़फुल होते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे नेसेसिटी होती है और ऑर्गेनिजम्स की जैसे जैसे नेसेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो इवॉल्व होता चला जाता है। तो ये था इवोल्यूशन जो कि शो कर रहा है कि इवोल्यूशन इज़ नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। नाउ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। There has been formation of many types of vegetables from wild cabbage domesticated about 2000 years ago. This has been achieved through artificial selection by farmers. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और एक है नेचुरल सिलेक्शन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ह्यूमन बीइंग सेलेक्ट्स द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। Artificial selection carried out at different times have given rise to different varieties of wild cabbage. इसको याद रखेंगे कि वाइल्ड कैबेज से कौन कौन से वैरायटीज़ हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया है। तो दे आर कैबेज, केल, कोलरबी, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ ऑपरेटेड ओवर ऑल ऑर्गेनिज्म और आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ ऑपरेटेड ऑन द सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म। जिसका हम चाहते हैं मॉडिफिकेशन उसी पे हम करते हैं।
Natural selection is done by nature, whereas the artificial selection is done by the humans. The selected traits have adaptive value. The selected traits are important to the human beings. तो नेचुरल सिलेक्शन में जो ट्रेट या जो करेक्टर सिलेक्ट होगा वो उनके अडेप्टेशन में हेल्प करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम ट्रेट सिलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होता है. प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन केयर और प्रोटेक्शन. ऑर्गेनिजम्स अंडरगो आर्टिफिशियल सिलेक्शन रिक्वायर ह्यूमन प्रोटेक्शन. और नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है. Molecular phylogeny. The ancestors of different organisms, including humans, can be traced by studying the changes in their DNA. Change in DNA means change in protein sequence. The ancestry of phylogeny determined by the comparative study of the DNA sequence is called molecular phylogeny. Mutation means any changes in the base of DNA. Mutation. It's not nutrition, it's mutation. The spelling is wrong here. Mutation means any change in the base of DNA, and it occurs due to duplication of the base, inversion of the base, deletion of the base, or addition of the base. The number of mutations in the particular gene over a period of time enables us to calculate how far back in the time one species diverged from the another. The more distinctly related the organisms are, greater in difference in their DNA. So this is molecular phylogeny. Evolution is not necessarily progressive. Evolution should not be equated with progress and elimination of older, less efficient species and formation of more efficient species. तो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन जो है हमेशा प्रोग्रेसिव होता है यानी पॉजिटिव होता है. इवोल्यूशन कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है. तो समटाइम्स द न्यू स्पीसीज आर नॉट बेटर दैन द ओल्डर वन. कभी कभी जो नए स्पीसीज बनते हैं उनके पास जो फीचर्स होता है वो पुराने वाले से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है. इवोल्यूशन डू नॉट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन. इवोल्यूशन कभी एक डायरेक्शन में नहीं है. ऐसा नहीं कि हमेशा एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज तीसरा स्पीसीज बनेगा, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्पीसीज से मल्टी डायरेक्शनल इवोल्यूशन हो जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं चिंपैंजीज. और चिंपैंजीज हमारे एंसेस्टर्स नहीं हैं. जो डीएनए का मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी स्टडी हुआ है वो बताता है कि चिंपैंजीज और ह्यूमन बीइंग्स के कॉमन एंसेस्टर्स हैं. तो ये शो करता है कि एक ही एंसेस्टर से मल्टीपल इवोल्यूशन हो सकते हैं, जैसा कि चिंपैंजीज और ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ है एक ही एंसेस्टर से. Now human evolution has been studied by all the methods such as observation, exploration, DNA sequencing. All these studies show that all human beings have their origin in Africa. These were hunters by nature, but as the population increases due to shortage of their basic necessities, they started migrated to the different part of the world, and they mixed with the population of that area, and so we found such a variation in the human population nowadays. That's all in today's class. Thanks a lot. And now this chapter has been finished. And please subscribe my channel. Thanks a lot.